जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र अर्थात श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानव शरीर ही नहीं बल्कि समस्त जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो जैव रासायनिक अभिक्रिया उपयोग में लाई जाती है वह अभिक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन के संबंध में एक आम धारणा है कि श्वसन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये पूर्णतः सत्य नहीं है, असत्य भी नहीं है, यानी कि गलत इसलिए नहीं क्योंकि श्वसन का एक भाग है, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है, जबकि श्वसन नहीं है। श्वसन क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा बन रही है और ऊर्जा किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता होती है। ठीक, तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, मानव शरीर में श्वसन संबंधी कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण हैं। आपको मेरे पीछे एक फेफड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, है ना? ये मानव शरीर के मुख्य श्वसन अंग हैं। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और श्वसन की क्रिया मानव शरीर में किस प्रकार से हो रही है ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करें। इसके पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए। और वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देखेंगे और देखने के साथ साथ उसको नोट करेंगे, जिससे आप इससे संबंधित अधिकांश जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। श्वसन। तो श्वसन जैसा मैंने बताया, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, आपके मतलब मानव के जो फेफड़े हैं, लंग्स जो हैं, यहाँ पर सांस आती है, सांस आने के बाद आपके फेफड़ों में पहुंच जाती है। ठीक है, सांस के अंदर जब आप सांस लेते हैं तो वायु में तमाम गैसें मौजूद होती हैं। जैसे वायु जब आप सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, उसमें नाइट्रोजन भी हो सकती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें हाइड्रोजन, यानी कि वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैसें हैं जब आप सांस लेते हैं तो सारी आपके फेफड़ों में चली जाती हैं। ठीक है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो ये सांस लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है आपकी ब्रीदिंग, यानी कि हिंदी में श्वासोच्छ्वास। श्वसन नहीं है, श्वसन का एक भाग है। ठीक है, तो आपने जब सांस ली तो ये सारी गैसें अंदर आई, इनमें से ऑक्सीजन को क्या करता है आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन को क्या क्या आपके शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में से निकल कर कहाँ पहुंच गई? आपके ब्लड में पहुंच गई। और आपके ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फेफड़ों में आ गई। ये क्या हुआ? गैसों का आदान प्रदान हुआ। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये सारी गैसें शरीर से बाहर निकल जाएंगी। ये गैसों के आदान प्रदान की क्रिया हुई और इस पूरी क्रिया को हमने श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग कहा। ठीक है, ये श्वसन नहीं है, श्वसन का एक भाग है। श्वसन क्या है फिर? श्वसन मानव शरीर के, हम चूंकि क्या है हमारे सिलेबस में मानव शरीर है इसलिए बार बार मानव शरीर ही कह रहा हूं मैं, बाकी किसी भी जीव के अंदर जो क्रिया है वो इसी प्रकार से होगी। ठीक है, मानव शरीर के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के आपस में क्रिया करने के बाद, यानी कि ये कह सकते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इन चीजों का निर्माण होता है। ये पूरी जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, इस पूरी अभिक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। ठीक है, थोड़ा लहरती हुई बना दी है, ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के आपस में संयोजन करने के बाद बनने वाली ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो चीजें बन रही हैं, इस पूरी रिएक्शन को हम श्वसन कहते हैं। ये रिएक्शन अभी बैलेंस भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता दी है कि आखिरकार श्वसन है क्या। ठीक है, अब श्वसन है कितने प्रकार का? श्वसन के प्रकार को समझ लें तो श्वसन बेसिकली दो प्रकार का है। ठीक है, चीजों पर ध्यान देना। श्वसन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक है ऑक्सी श्वसन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा।
दूसरा है अनॉक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अर्थात कहने का उद्देश्य ये है कि ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसके माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, वो अभिक्रिया यदि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के साथ, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ऊर्जा बना रही है, तो ये हो गया आपका ऑक्सी श्वसन। और अगर ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज डायरेक्ट आपके एनर्जी को बना दे, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो हो जाएगा अनॉक्सी श्वसन। तो कुछ जीव हैं जिनके अंदर अनॉक्सी श्वसन होता है, जैसे कि आपका कवक, ठीक है, इनके अंदर जो श्वसन है वो अनॉक्सी श्वसन है। जैसे इसका उदाहरण है ईस्ट, फंगस के अंदर एक उदाहरण है ईस्ट। ये एक ऐसा जीव होता है जिसके अंदर श्वसन की क्रिया कैसे हो रही है, अनॉक्सी श्वसन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जा रहा। बाकी का ऑक्सी श्वसन जो है वो हमारे शरीर में हो रहा है, और जो कि दो प्रकार से है। हमारे शरीर में दो प्रकार से नहीं है, अन्य जीवों में भी होता है ये श्वसन। तो ये दो प्रकार से होता है ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन में पहला है वो है प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष श्वसन। दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में क्रिया करेंगे और वो तुरंत वहीं के वहीं कर लें, गैसेस एक्सचेंज ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो गया। और यदि गैसों के आदान प्रदान की क्रिया होती है, कोशिका के अंदर ये क्रिया होती है, तो ऐसी स्थिति में इसको कहेंगे इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बार फिर से समझ लें, श्वसन जो है वो हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज और ऑक्सीजन के आपस में क्रिया करने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। अर्थात ऊर्जा का निर्माण करने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये रेस्पिरेशन है वो दो प्रकार से होती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ऑक्सी श्वसन कहलाती है, और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाती है तो अनॉक्सी श्वसन कहलाती है। जैसे कि ईस्ट यानी कि कवक के अंदर होने वाला जो श्वसन है वो कैसा है? अनॉक्सी श्वसन है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ग्लूकोज स्वयं विघटित होकर फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज स्वयं विघटित होकर क्या कर लेता है? ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। और जब भी फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की अभिक्रिया ही एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चलती है। जब ग्लूकोज सड़ने लगता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एथिल एल्कोहल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है? अनॉक्सी श्वसन के अंदर एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, और इसके बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये हो गया अनॉक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन ऐसा होता है जब ऑक्सीजन ग्लूकोज की क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनती है, जो कि दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंतर्गत अगर हम उदाहरण देखें तो पादप, ठीक है, सीलेंट्रेटा, 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 ठीक है, एक फाइलम है सीलेंट्रेटा, उसके अंदर आने वाले समस्त जीव और पादप जगत के अंदर आने वाले जीव जो है वो मुख्य रूप से कैसा शोषण करते हैं? डायरेक्ट ऑक्सी श्वसन, यानी कि प्रत्यक्ष ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है इन जीवों में। और हमारे शरीर के अंदर जो अभिक्रिया चल रही है, मनुष्य किसका उदाहरण? मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त स्तनधारी, समस्त पक्षी वर्ग, ये जो जीव हैं जिनके मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जिन वर्ग के मैं नाम बता रहा हूँ, वो सारे के सारे अप्रत्यक्ष ऑक्सी श्वसन करते हैं। यानी कि पहले गैसों का आदान प्रदान होता है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, फिर ऑक्सीजन ब्लड में घुल जाता है, ब्लड के माध्यम से वो कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिका के अंदर ये ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है जिसके माध्यम से ऊर्जा बनती है। यानी कि दो स्टेप चलती है। कुल मिला के ये दो कौन कौन सी स्टेप हैं, इनको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा था? प्रकार समझे थे। एक बार फिर से लिख देता हूं जिससे आप इनका डायग्राम व्यवस्थित बना लेंगे, ठीक है। तो श्वसन दो प्रकार से है, एक है आपका ऑक्सी श्वसन और दूसरा है आपका अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है। और इसके अंदर जो उत्पाद बन रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, मुख्य रूप से वो कौन सा है?
एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, और इसका उदाहरण जो है वो है ईस्ट, ईस्ट यानी कि फंगस, ये उदाहरण है। यहाँ से संबंधित प्रश्न बनेंगे तो ये 2-4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आपको काम देंगे। ऑक्सीशोषण जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो इसमें क्या क्रिया होगी? इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, इनका निर्माण होगा। ठीक है, और इसके उदाहरण को अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं आपके मनुष्य, ठीक है, और ऑक्सीशोषण जो है वो आगे चल के कई प्रकार का होता है, जिसमें हमने 2 पढ़े। कौन कौन से? ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण कितने प्रकार का है? 2। पहला प्रत्यक्ष, जिसके अंदर क्या होता है? शोषण, डायरेक्टली क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान वहीं होगा, वहीं क्रिया होगी और वहीं पे ग्लूकोज से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा बन जाएगी। जिसके अंदर उदाहरण अगर आप देखें अपन तो है पादप, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष शोषण, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इस अभिक्रिया को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है आपका बाह्य शोषण, दूसरा है आपका आंतरिक शोषण, आंतरिक शोषण। ठीक, अब इनको समझते हैं। ये 2 नए शब्द आपके सामने आए हैं। बाह्य शोषण क्या होता है, आंतरिक शोषण क्या होता है, यानी कि आपके ऑक्सीशोषण को 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। और ऑक्सीशोषण के अंदर जो अप्रत्यक्ष उसे भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो था आपका बाह्य शोषण, दूसरा है आपका अंतः शोषण। इस अंतः शोषण को आप कह सकते हैं कोशिकीय शोषण। क्या कह सकते हैं? कोशिकीय शोषण। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो कोशिका के अंदर पूर्ण हो रही है, इसलिए इसको कोशिकीय शोषण कहा जाता है, कोशिका के अंदर होने के कारण। ठीक है, अब ये कोशिका के अंदर कहाँ हो रही है? तो मुख्य रूप से 2 जगह हो रही है। एक तो हो रही है आपके साइटोप्लाज्म में और दूसरा हो रही है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अधिकांश भाग पूर्ण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मैंने कोशिका वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिकीय शोषण की क्रिया के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण की क्रिया के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करती है और ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, इसलिए एटीपी को क्या कह रहे हैं हम? ऊर्जा मुद्रा कह रहे हैं, एनर्जी करेंसी कह रहे हैं। ये चीज मैंने वहां पे आपको बताई थी, आपको याद होना चाहिए। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से उस चीज का भी स्टडी कर लेना। ठीक है, अब मानव शरीर में मुख्य रूप से अगर हम देखें, चूंकि हमारे सिलेबस में मानव शरीर संरचना है तो शोषण के संबंध में मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन अपनी कहानी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मानव शरीर के अंदर जो शोषण है वो आपका ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण के अंदर मानव में अप्रत्यक्ष प्रकार का शोषण होता है, जो 2 रूपों में आपको देखने को मिलता है। पहला होता है आपका बाह्य शोषण, दूसरा है आपका आंतरिक शोषण। बाह्य यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये एक्सटर्नल कैसे होता है? देखो, ये है आपकी, देखो डायग्राम बनाते रहना, मेरे को मत बोलना भैया कि आपने कैसा बना दिया है। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से बना देता हूं। ये है आपके 2 नाक के छिद्र, आपके मतलब सभी के होते हैं, और ये है आपकी नाक, थोड़ी मैंने बड़ी बना दी है, छोटी बनी है लगता है, चलो ठीक है, इतनी बड़ी बहुत है। और ये है आपका नेसल पैसेज, नासा मार्ग, और ये है नेसल कैविटी यानी कि नासा गुहा। आगे इसका एक व्यवस्थित डायग्राम भी है मेरे पास, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, और नीचे की ओर ये क्या है कि एक नली में खुलती, ये इधर आपका माउथ है। ठीक है, माउथ,
और ये बक्कल कैविटी, और इसके बाद ये नीचे जो खुल रही है आपकी वो क्या है, ये है ईसोफेगस। पाचन तंत्र में अपन ने ये पढ़ा था, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप है ना, ग्रास नली। और यहीं पे आपकी एक नली और खुलती है जिसको अपन कहते हैं ट्रेकिया। आज अपने को इस ट्रेकिया से काम है। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको अपन कहते हैं एपिग्लोटिस। जब आप भोजन करते हो तो भोजन आपके इस भोजन की नली में ही प्रवेश करे, ठीक है, इस वाली नली में, श्वास नली में ना जाए, इसलिए एपिग्लोटिस क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और यदि एपिग्लोटिस खुला रहेगा तो भोजन जो है वो श्वास की नली में जाएगा, इसको श्वास नली कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा डायग्राम भी है मेरे पास, लेकिन अभी अपन क्या है कि इस ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो भोजन श्वास नली में ना जाए, सीधा भोजन की नली में जाए, इसलिए ये जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या काम करता है, ये काम करता है भोजन को सीधा सीधा श्वास नली में जाने से रोक देता है, ठीक है। और जब वो श्वास नली में जाने से रोकता है तो सीधा वहां भोजन चला जाता है। अब यहाँ पे जो श्वसन अंग है वो नासा छिद्र नंबर 1, जहाँ से वायु अंदर की ओर प्रवेश करेगी। दूसरे नंबर पर मिलेगा आपका नेसल कैविटी यानी कि नासा गुहा। यहाँ से वायु होते हुए सीधी नीचे की ओर आएगी जिसको अपन कहते हैं नेसल पैसेज यानी कि नासा मार्ग। नेसल पैसेज से वायु होते हुए सीधे कहाँ आएगी, ट्रैकिया में आएगी। ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। ये है आपका चौथे नंबर का। श्वास नली जो है नीचे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है। ये आपकी श्वास नली है, नीचे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है जिन्हें हम ब्रेंक्यूल्स ब्रोंकाई कह रहे हैं, ठीक है। और इनके सिरे पे पाए जाते हैं आपके फेफड़े। इनके सिरे पे क्या पाए जा रहे हैं, फेफड़े पाए जा रहे हैं, जो कि नीचे की ओर एक क्या है, मसल्स होती, डायफ्राम मसल्स होती है जिसके ऊपर टिके होते हैं, यानी कि इसको आधार दिए हुए एक मसल्स होती है जिसका नाम है डायफ्राम। ये है आपके फेफड़े और ये है डायफ्राम। ये है आपका टोटल एक चित्र जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। इसको अगर व्यवस्थित देखना है तो व्यवस्थित देखने के लिए थोड़ा आप यहाँ आओ, यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए, ये नेसल कैविटी लिखा हुआ है, ये सबसे पहले नासा छिद्र, यहाँ से वायु अंदर की ओर जाती है, ध्यान से समझते जाना। यहाँ से वायु अंदर की ओर गई, अंदर की ओर जाने के बाद ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, नेसल कैविटी है। और फिर उसके बाद ये पूरा नेसल पैसेज है, नासा मार्ग, जहाँ से वायु अंदर की ओर जा रही है। फिर वायु अंदर की ओर आने के बाद जैसे नीचे आती है तो नीचे आने के बाद ये भोजन की नली है और ये आपकी वायु की नली है। तो वायु की नली में आती है जिसको अपन क्या कहते हैं, लैरिंग्स। नीचे उसके एक लंबी जो नली है जो है ट्रैकिया। ट्रैकिया नीचे की ओर क्या खुल जाती है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे अपन ब्रोंकाई कह रहे हैं। और इन ब्रोंकाई के आधार पर क्या पाया जाता है, नीचे की ओर फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और लंग्स के नीचे की ओर एक मसल्स होती है जिसका नाम क्या है आपका, डायफ्राम, ठीक है। ये सारी चीजें एक एक करके कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे क्या है कि सबसे पहले क्रिया होगी बाह्य श्वसन की। सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, बाह्य श्वसन की। चीज को समझने का प्रयास करते हैं ना। पहले जो क्रिया हो रही है वो है बाह्य श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन के बाद जो क्रिया होगी वो होगी आपकी अंतः श्वसन। अंतः श्वसन यानी कि कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो पहले बाह्य श्वसन क्यों हो रही है, पहले अंतः श्वसन क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे भी कारण है। बाह्य श्वसन होगी तभी तो अपने को बाहर से ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे समझना कि सबसे पहले आपने वायु ग्रहण की, सबसे पहले आपने क्या की, सांस ली, तभी तो छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने सांस ली, तो सांस ली, नंबर 1 नेसल जो आपके छिद्र हैं, इन नाक के छेद के माध्यम से वायु अंदर की ओर गई। आपने ये सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको मुंह से सांस लेने के लिए मना कर देता है, डॉक्टर लोग या कोई आम व्यक्ति भी होगा तो मुंह से सांस लेने के लिए मना कर देता है। वो इसलिए कर देता है क्योंकि मुंह से जब सांस लेंगे तो वायुमंडल में धूल मिट्टी बैक्टीरिया वगैरह जो कण है वो आपके गले से, जीभ से, लार से चिपक जाएंगे तो इन्फेक्शन कर सकते हैं जिससे आप बीमार हो सकते हो। लेकिन नाक से ऐसी स्थिति होगी तो आप बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब आप नाक से सांस ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ बाल भी पाए जा रहे हैं
और यहाँ पे एक म्यूकस ग्लैंड भी पाई जा रही है जो इन धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया आदि कणों को क्या चिपका लेती है, अंदर नहीं जाने देती, अंदर केवल क्या जाती है, वायु। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ, आपने वायु ग्रहण की, इधर लिख देता हूं, दूसरी जो क्रिया होगी अपन उसको बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले आपने वायु ग्रहण की। ठीक है, वायु ग्रहण करने के बाद वायु के अंदर जो भी अशुद्धि रही होगी, धूल, मिट्टी, कण, बैक्टीरिया आदि, इस चीज को क्या किया, नासा गुहा के अंदर, नेसल कैविटी के अंदर जो भी आपके बाल, म्यूकस आदि थे, उन्होंने इस चीज को वहीं रोक दिया। ठीक है, फिर यहां पर नासा गुहा ने क्या किया, आपके अंदर केवल और केवल वायु को जाने दिया। और वायु कहां से होते हुए गई, तो वायु ये नासा मार्ग से होते हुए नीचे आती है। तो नासा मार्ग से होते हुए वायु कहाँ जा रही है, यानी कि आप जो सांस ले रहे हैं वो सांस जो है नासा मार्ग से होते हुए, नासा मार्ग से कहाँ पहुंच रही है, फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी में पहुंच रही है। ठीक है, ग्रसनी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ग्रसनी क्या है, एक संयुक्त मार्ग होता है जो भोजन की नली और सांस नली दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि बक्कल कैविटी से पीछे की ओर जो भोजन आ रहा है तो यहीं पे फेरिंग्स है, ग्रसनी है, और सांस नली से जो सांस आ रही है इधर ऊपर से नासा मार्ग से जो सांस आ रही है वो भी यहीं आके खुल रही है। तो ये क्या है, एक कनेक्टिव पाथ है, ये दोनों को जोड़ देता है। तो फेरिंग से जो है वो ग्रसनी से सांस कहाँ जा रही है आपकी, ग्रसनी से जो सांस है वो इपीग्लॉटिस होते हुए, ठीक है, इपीग्लॉटिस होते हुए इपीग्लॉटिस से कहाँ पहुंच जाती है, श्वास नली में पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि यहां से जैसे ही आपने सांस ली, सबसे पहले कहाँ पे पहुंची, नासा छिद्र, नासा छिद्र से नासा गुहा, नासा गुहा से नासा मार्ग, और नासा मार्ग से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए सीधा आपकी इस ट्रेकिया में पहुंची। ट्रेकिया में कुछ अर्धचंद्राकार छल्ले पाए जाते हैं जो आपकी श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे ही वायु श्वास नली में पहुंचती है, श्वास नली से होते हुए वो आपके फेफड़ों में पहुंच जाती है। श्वास नली से ब्रोंकाई के द्वारा होते हुए श्वास नली से कहाँ पहुंच जाते हैं, सीधा फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। और फेफड़ों में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि आपने जो सांस ली है वो सांस कहाँ पहुंच गई है, आपकी वायु कहाँ पहुंच गई है, फेफड़ों में पहुंच गई। यहाँ पे आपकी वायु है दोनों जगह। ठीक है, अब इस वायु के अंदर मैंने बताया आपको तमाम गैसेस के कण मौजूद होंगे, हाइड्रोजन भी होगी, हीलियम भी होगी। ये वायुमंडल में अगर होगी तो वो आपके शरीर के अंदर फेफड़ों में प्रवेश करेगी। फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होगा। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया कैसे होगी, गैसों के आदान प्रदान की क्रिया, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। ये रक्त वाहिनियाँ क्या करती हैं, रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त होता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वायुमंडल के अंदर जो भी ऑक्सीजन थी जो फेफड़ों तक पहुंची है, इस फेफड़े से ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन बाहर अंदर की ओर खींच लेगा। यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, आयरन के अणु पाए जाते हैं, और एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, और एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया कर लेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंपाउंड बना लेगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं एक हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 आयरन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक आयरन एक ऑक्सीजन से क्रिया, अर्थात एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और जो कंपाउंड बनता है वो उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन घूम रहा है उसके साथ ये ऑक्सीजन भी घूम रहा है। ठीक है, होता है ना, कुछ दोस्त लोग एक साथ घूम रहे हैं, मतलब एक दोस्त का नाम है हीमोग्लोबिन तो उसके साथ दूसरा दोस्त भी घूम रहा है, मंडली साथ में।
ठीक है। आप जब भी हीमोग्लोबिन को समझो तो हीमोग्लोबिन समझ लेना आपके बॉडी के अंदर एक ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर, ऑटो क्या है? ब्लड क्या है? एक ऑटो है जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। और इस ऑटो का ड्राइवर कौन है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ने क्या किया? देखा बाहर, अरे ऑक्सीजन खड़ी हुई है, ऑक्सीजन से पूछा चल रही हो क्या? तो ऑक्सीजन ने बोला कि हाँ चलेंगे, तो बोला आजा मेरे ऑटो में बैठ गया। तो ऑक्सीजन से क्रिया कर ली हीमोग्लोबिन ने। हीमोग्लोबिन ने क्रिया करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाया और इसको ब्लड में घोल दिया। अब ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या है? कोशिका तक इस ब्लड को पहुंचा देगा, यानी कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड है ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा? सेल तक पहुंच जाएगा। सेल में जो क्रिया होगी वो होगा आपका अंतः श्वसन, जो अपन अभी थोड़ी देर से समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या हुआ? आपके ऑक्सीजन को फेफड़ों में से खींच के कहाँ निकाल लिया? ब्लड में डाल दिया। लेकिन आपके ब्लड में, यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, यहाँ पे आपके कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? आपके इस फेफड़ों के अंदर अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, है ना। और ये हजारों करोड़ों की संख्या में होते हैं, फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के अंदर होते हैं। ये एल्वियोलाई क्या करती है? आपके शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेती है? खींच लेती है। इसका नाम क्या है? एल्वियोलाई। बाहर लिख देता हूं, ये जो संरचना मैंने बनाई है वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई क्या करती है कार्य? एल्वियोलाई आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेती है और हीमोग्लोबिन आपके फेफड़ों में से ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो ये हो गया गैसों का आदान प्रदान। जैसे आदान प्रदान हो गया तो आपके शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गई और ऑक्सीजन जो थी वो अंदर की ओर चली गई, ये इधर की ओर आ गई। तो ऐसी स्थिति में जब आप सांस छोड़ेंगे, जैसे आपने सांस ली, जब आपने सांस छोड़ी तो सांस छोड़ने के साथ आपके शरीर के अंदर जो भी फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन थी वो तो हीमोग्लोबिन ने खींच ली, और इसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपके फेफड़ों ने खींच ली। और जब आपने सांस छोड़ी इस तरीके से, जब आपने सांस छोड़ी तो वो सारी की सारी जो वायु थी वो बाहर निकल गई, लेकिन ऑक्सीजन अंदर चली गई। ठीक है। ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में कितना प्रतिशत मात्रा में है? ये हमने पढ़ा होगा, 21% मात्रा में है। तो जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो इस 21% ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं तो 0.03% मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो सांस छोड़ते समय आप कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा छोड़ रहे हैं, बल्कि आपके शरीर के अंदर है वो एक्स्ट्रा भी छोड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या करते हैं अपन? 4% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं और जो बचती है 17%, इस 17% ऑक्सीजन को अपन छोड़ देते हैं। यानी कि जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसके अंदर भी तो ऑक्सीजन है। तो जब आप सांस लेते हैं तो 21% वायुमंडल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें से जब आप सांस छोड़ते हैं तो 17% ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। 4% आपकी ऑक्सीजन यूज हो जाती है। कहाँ यूज होगी? कोशिकीय शोषण में, जिसमें कोशिका के अंदर यही ऑक्सीजन जो आपने ग्रहण की थी वो ग्लूकोज से क्रिया करेगी, और क्रिया करने के बाद क्या बनाएगी? आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनाएगी। ठीक है। तो ये था बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या हुआ? एक बार फिर से देखते हैं क्रमबद्ध रूप से, जिससे आपको समझ में आए कि बाह्य श्वसन क्या होता है। कि जब आप वायु ग्रहण करते हैं तो ऐसी स्थिति में वायु के माध्यम, ग्रहण करने के माध्यम से आपके फेफड़ों के द्वारा क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े खींच लेते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है और ये वायु बाहर छोड़ दी जाती है। और ये क्रिया जो होती है वो निहित श्वसन और अंतः श्वसन के माध्यम से होती है ना। जब आपने वायु ग्रहण की और वायु छोड़ी, इस दौरान बीच में ही आपके गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक। तो ये था आपका क्या? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के बाद होता है आपका अंतः श्वसन। क्या होता है? अंतः श्वसन। कलर चेंज कर लेते हैं। अंतः श्वसन। ठीक है। अंतः श्वसन क्या होता है? जैसे कि आपके भोजन के द्वारा क्या किया गया? ग्लूकोज का निर्माण किया गया। ठीक है। जब आपने भोजन किया तो भोजन करने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा,
ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ये कोशिका के अंदर क्या बनाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस जल बनाएगा और प्लस ऊर्जा बनाएगा जो हमको चाहिए। और ऊर्जा के बनने के बाद हमारे शरीर में हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा और ये है आपकी एक जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी कि श्वसन। ठीक है, अब ये जो अंतः श्वसन है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए 2 ही बहुत हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया होगी सबसे पहले, फिर दूसरा होगा क्रेब्स चक्र। दूसरा क्या होगा, क्रेब्स चक्र। और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र की क्रिया के माध्यम से, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र की क्रिया के माध्यम से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा, यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो पूर्ण होगी। अब ये अभिक्रिया कैसे पूर्ण होगी, ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, क्रेब्स चक्र में क्या होगा, ये सारी चीजें आपके दूसरे लेक्चर में बताई जाएंगी। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत हम कितना पढ़ेंगे, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम केवल इतना ही पढ़ने वाले हैं, बाह्य श्वसन, यहीं तक। ये पूरी क्रिया विधि के माध्यम से परीक्षा में जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उन सबको कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम वापस अपने उस लेक्चर पे आ जाएंगे जो हमें आज मतलब कल कंप्लीट करना है, वो अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे, एक एक करके उसको पढ़ते जाते हैं, समझाते जाते हैं और आप नोट करते जाना। ठीक है, सभी सजीवों को, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, मैं हूँ, आप हैं, कुत्ता है, बैक्टीरिया भी है, शेर भी है, चमगादड़ भी है, पेड़ भी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जीवन है, ठीक है, सभी सजीवों को उपापचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया करने के लिए निरंतर जैविक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे शरीर को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, जैविक ऊर्जा सजीवों को पचे हुए पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ाया था, क्योंकि पाचन तंत्र समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ग्लूकोज क्यों ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। और ऊर्जा जो है वो पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज सबसे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर, इस चीज को ध्यान देना, श्वसन की क्रिया क्या होती है, श्वसन की क्रिया में वायुमंडल से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग करके पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में बनती है, उन तीनों चीजों का निर्माण होता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। समझ में आया? यदि आप मेंस के विद्यार्थी हैं तो आपको ये लास्ट वाला जो फैक्ट है वो अच्छे से नोट कर लेना है, जिससे आपको क्या रहे, 3 मार्कर में इसकी परिभाषा लिखने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, अब फिर हमने श्वसन के प्रकार पढ़े थे। तो पहले हमने देखा भाई श्वसन जो है वो एक अनॉक्सी और दूसरा ऑक्सी, 2 प्रकार का है। यह है आपका अनॉक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो फिर ये किस प्रकार से होगा, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया द्वारा होगा। किण्वन, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्रिया होती है, जिसमें कुछ जीवों के अंदर क्या होता है, जैसे जीवाणु और ईस्ट, कवक है ईस्ट, उनके अंदर क्या होता है, ये ग्लूकोज सड़ने लगता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसे किण्वन कहते हैं। और उसके माध्यम से ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है आपका C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल में। मानव शरीर में भी ऐसा नहीं है कि मानव शरीर में ये क्रिया नहीं होती, मानव शरीर में भी ये क्रिया कभी कभी विकट परिस्थितियों में होने लगती है। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं या आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जब आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा चाहिए रहेगी, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ऊर्जा बनेगी और एक लेंदी प्रोसेस रहेगा। तो आपका शरीर क्या करता है, मांसपेशियों के माध्यम से
मुख्य रूप से अनोक्सी शोषण करने लगता है। ऐसा रेगुलर नहीं होता, लेकिन जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए आपका शरीर की मांसपेशियां जो हैं वो क्या करने लगती हैं, अनोक्सी शोषण करने लगती हैं। यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में स्वयं ऊर्जा बनाना चालू कर देता है, जिससे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बने। लेकिन वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ऐसी स्थिति में मानव शरीर के अंदर जो अनोक्सी शोषण हो रही है वो आपातकालीन स्थिति में हो रही है, और जब भी होगी तब ग्लूकोज के विघटन के बाद एथिल एल्कोहल नहीं बनता, एसिटिक एसिड बनता है, सॉरी लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमने के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द भी होता है। जब आप जिम जाएंगे और ऐसी स्थिति में जब आप डंबल उठाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मांसपेशियों में खिंचाव होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा रिएक्शन होगी, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी बनेगी, तो लैक्टिक एसिड यहाँ जमेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको दर्द होगा, बोले कि आज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, दर्द हो रहा है, या रनिंग करते तो घुटने में दर्द होता है। ये सारी चीज़ें, और कुछ समय के लिए है, धीरे धीरे ये चीज़ क्या हो जाती है, सही हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इन क्रिया के माध्यम से जो बन रहा है लैक्टिक एसिड वो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है ना। तो आपके शरीर में भी आपातकालीन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या मानव के शरीर में अनोक्सी शोषण होता है? तो होता है, मना नहीं कर सकते। कब होता है? जब आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हो और एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो, तो अनोक्सी शोषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ऊर्जा बनने लगती है, ठीक है। वैसे आपके शरीर में जो हो रहा है वो ऑक्सी शोषण हो रहा है, और ऑक्सी शोषण जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो प्रकार से है, जिसमें से हमारे शरीर के अंदर अप्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन कुछ जीव जैसे प्रोटिस्टा, पादप, स्पंज, सीलेंट्रेटा, ये जो जीव हैं इनके अंदर हो रहा है प्रत्यक्ष शोषण, जिसका हमें कोई विशेष लाभ नहीं है। परीक्षा में भी शायद ही पूछे जाएं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है पीएससी के अंदर, ठीक है। और पीएससी के अलावा जैसे पटवारी है, एसआई है, एसएससी है, वहाँ ये पूछा जा सकता है। ये संभव है कि वहाँ पे ये पूछा जा सके कि प्रत्यक्ष शोषण निम्नलिखित में से किस में होता है, तो आप ये उदाहरण याद रखें। बाकी का अप्रत्यक्ष शोषण जो है वो उभयचर यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं, वो सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया, पक्षी और स्तनधारी, इन सभी जीव वर्ग के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके अंदर होता है अप्रत्यक्ष। और स्तनधारी के अंदर हम आ जाते हैं। मानव क्या एक स्तनधारी है, ठीक है। तो मानव शरीर के अंदर कौन सा हो रहा है? अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष किस प्रकार का है? ऑक्सी। तो मानव शरीर के अंदर जो है वो ऑक्सी शोषण के अप्रत्यक्ष शोषण का प्रकार पाया जाता है, ठीक है। चल आगे बढ़े। ऑक्सी शोषण क्या है? अभी मैंने आपको ये बता ही दिया है। ऑक्सी शोषण ऑक्सीजन और ग्लूकोज C6H12O6 की आपस में क्रिया होने के बाद बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को क्या नाम दे रहे हैं अपन? ऑक्सी शोषण नाम दे रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। मानव शरीर के अंदर ये ऑक्सी शोषण जो है वो मुख्य रूप से 3 चरण में होती है। पहला जो चरण है वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा जो चरण है वो है क्रेब्स चक्र, ठीक है, जो कि हैंस क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया। और जो तीसरा चरण है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसमें से समझने वाली जो चीज है वो है आपकी केवल ये दोनों, ठीक है। हालांकि अपन तीनों पढ़ लेंगे, जिससे कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ये है आपके ऑक्सी शोषण की क्रिया, जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अनोक्सी शोषण क्या है? अनोक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ग्लूकोज विघटित होकर एथिल अल्कोहल में बनता है, जैसे ईस्ट, ठीक है। यह है ग्लूकोज C6H12O6, जिसमें विघटन हुआ तो 2 एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल बने C2H5OH, साथ ही साथ कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई और ऊर्जा बनी, ठीक है। ये अभिक्रिया नोट कर लो, और नोट करने के बाद क्या करना है आपको? ये याद कर लेने। चाहो तो आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और इस चीज़ को नोट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है कि अनोक्सी शोषण के अंतर्गत ग्लूकोज के कितने अणु भाग लेते हैं? तो 1 अणु भाग ले रहा है, और 1 अणु के
विघटन के बाद, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण हो ही नहीं रहा, तो विघटन के बाद कितने अणु बन रहे हैं एथिल अल्कोहल के, तो 2 अणु बन रहे हैं। या ये पूछ लेगा अनोक्सी श्वसन के अंतर्गत निम्नलिखित में से ग्लूकोज के विघटन से क्या बन रहा है, तो एथिल अल्कोहल बन रहा है या लैक्टिक एसिड भी बन रहा है। कब बन रहा है, जब मानव पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण अवायवीय, यानी कि अवायवीय मतलब अनोक्सी श्वसन के परिणाम स्वरूप बनता है, जिससे मांसपेशी में अकड़न या दर्द होता है। तो जब मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो लैक्टिक अम्ल उसका मुख्य कारण होता है कभी कभी, ठीक है। जब ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विघटित होकर तुरंत एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपके शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। और ये भयंकर का जो सूत्र है वो एथिल अल्कोहल का सूत्र है, ये भयंकर सा जो लिखा हुआ है याद कर लेना। ये 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसको छोड़ देना, बाकी का सूत्र यहाँ से याद करना, CH3CHOHCOOH, ये फॉर्मूला है जो मानव शरीर के अंदर कभी कभी लैक्टिक अम्ल के रूप में, अनोक्सी श्वसन के रूप में दिखाई दे जाता है। अब मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो अभी हमने देखा नासिका यानी कि नासा छिद्र, नाक के ये 2 छेद हैं जिससे वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है, और नासा मार्ग यानी कि जहां से होते हुए वायु अंदर आती है, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नासा छिद्र है जहां से वायु अंदर की ओर गई, ये नासा कैविटी है, नासा गुहा, और ये नासा मार्ग है, नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज से होते हुए ये नीचे की ओर आ रहा है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चल के 2 शाखा में बटा, और जिसके सिरे पर आधार में लटके हुए 2 क्या पाए जा रहे हैं, फेफड़े स्पंज के समान, और ये है आपका डायफ्राम, ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से डायफ्राम के नीचे की स्थिति क्या कहलाती है, उदर गुहा कहलाती है, और डायफ्राम के ऊपर की जो स्थिति है वो कहलाती है आपकी बक्ष गुहा। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि आपके फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो आपको बता देना फेफड़े बक्ष गुहा में स्थित होते हैं, डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम का जो हिस्सा है वो नीचे वाला हिस्सा उदर गुहा कहलाता है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, बक्ष गुहा कहलाता है, ठीक है। चलिए ये हुआ। फिर उसके बाद आपकी ग्रसनी, वाक यंत्र, कंठ, श्वास नली और फेफड़े, ये श्वसन अंग हैं आपके, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है आपके शरीर के अंदर बाह्य श्वसन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन देख रहे हैं नासिका और नासा मार्ग, यानी कि यहाँ से आप सांस ले रहे हैं तो ये नासिका है, और ये नासिका जिस कैविटी में खुलती है ये कहलाती है आपकी नेसल कैविटी, और जिससे होते हुए नीचे की ओर वायु आ रही है वो है नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज नीचे जिस लंबी नली में खुलता है जिसे अपन कहते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के पहले का जो हिस्सा है इस डायग्राम में वो समझो। सबसे पहला हिस्सा नासा छिद्र, दूसरा हिस्सा नेसल कैविटी, और तीसरा हिस्सा आपका नेसल पैसेज, और चौथा हिस्सा जो यहाँ पे पाया जा रहा है वो है आपका फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे एक नासिका है और एक नासा मार्ग है, ये नासा मार्ग है, ठीक है। और यहीं पे पाई जाती है आपकी फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। देखो आप सांस ले रहे हैं तो नाक से ये सांस ले रहे हैं, ये क्या है आपका नेसल पैसेज, ठीक है। ये है आपका पूरा नेसल पैसेज, और ये है आपकी नेसल कैविटी, ठीक है। और ये है नासा छिद्र, और जो नीचे की ओर खुल रहा है ये है आपका फेरिंग्स, ठीक है। और ये माउथ से आती चीज़ें, बक्कल कैविटी, ठीक है। फिर उसके बाद जो भोजन है वो नीचे की ओर जाता है और दूसरी नली में, ठीक है। और ये सांस जाती है इस नली में, ठीक है, जो यहाँ पे आपको व्यवस्थित दिखाई दे रही होगी। सांस जो जाती है इस नली में चली जाती है, और भोजन जो है वो इस नली में चला जाता है, जिससे पेट में पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी क्या फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, जो भोजन को भोजन की नली में और सांस को सांस की नली में भेज देती है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका वाक यंत्र यानी कि लैरिंग्स, या जिसे हम कंठ या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। ग्रसनी कंठ द्वार यानी कि ग्लोटिस के ठीक नीचे स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स में खुलता है, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका लैरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्थिति उत्पन्न हो रही है, यह है लैरिंग्स, ठीक है। यह उपास्थियों की बनी एक छोटी संरचना होती है, यानी कि यहाँ पर आपके शरीर में छोटे छोटे, अच्छा वो एक अलग चीज़, यहाँ पे एक उपास्थि की बनी एक छोटी संरचना पाई जाती है
जो गले में उभरी हुई, यानी ये जो दिखाई दे रहा कौवे जैसा जैसे अपन बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर वाला कंठ, जिसे कंठ बोला जाता है, जो कि मुख्य रूप से उपास्थि की उभरी हुई एक संरचना होती है जिसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। और ये पटवारी में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। एडम्स एप्पल क्या होता है? एडम्स एप्पल जो है वो आपके कंठ को कहा जाता है, ठीक है, जो इस तरीके से यहाँ पे निकल आता है, कुछ लोगों को एकदम से बाहर निकल आता है, उसको कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। फिर उसके बाद है श्वास नली, यानी कि ये जो ट्रैकिया है इसको श्वास नली कहते हैं। इसको कवर किए हुए कुछ अर्धचंद्राकार छल्ले होते हैं जो आपकी श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वर यंत्र पीछे की ओर एक 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली में खुलता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, जो कि बक्ष गुहा में यानी कि थोरेसिक कैविटी में पहुंचकर दो श्वसनियों यानी कि ब्रोंकाई में बट जाता है। किस में बट गया है? दो ब्रोंकाई में बट गया है। यहां से आया ये, फिर उसके बाद दो ब्रोंकाई में बट गया। ब्रोंकाई आगे चल के कई छोटे छोटे ब्रेंक्यूल्स में बट जाती है, यानी कि छोटी छोटी इस तरीके से शाखाएं होती हैं, इनमें बट जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। और फिर ये जो ब्रोंकाई है वो आगे चल के अंगूर जैसे गुच्छे जैसी संरचना में इस तरीके से इकट्ठी हो जाती हैं, और यही इसी अंगूर जैसी गुच्छे की जो संरचना है जिसको अपन क्या कह रहे हैं? एल्वियोलाई कह रहे हैं। और यहीं पे क्या होता है, आपके जो शरीर के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, और ये एल्वियोलाई जो है वो आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रही है। यानी कि एल्वियोलाई ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया, जिससे गैसों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। तो वायु कोष्ठक जो होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जो आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने का काम करते हैं। और ये क्या काम करती है? बाकी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खींचने का काम करती है। फिर बाकी के एक आपके शरीर में सबसे मुख्य अंग जो है वो है फेफड़ा, जो इधर दिखाई दे रहा है आपको व्यवस्थित, और ये फेफड़ा जो है वो डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। जैसे ही डायफ्राम ऊपर की ओर आता है तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है, जिससे वायु बाहर निकल जाती है। और जैसे ही फेफड़ा इस तरीके से फैलता है, डायफ्राम नीचे की ओर आया, फेफड़ा फैला, जैसे ही फेफड़ा फैला वायु बाहर से अंदर की ओर आ गई। यानी ये इस तरीके से डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होते रहने से ही क्या होता है? आपके शरीर के अंदर फेफड़े फैलने और सिकुड़ने की स्थिति बनती रहती है, जिससे वायु अंदर और बाहर होती रहती है। और वायु के अंदर बाहर होने से ही क्या होने लगता है? आपके गैसों का आदान प्रदान होने लगता है। तो मानव में दो फेफड़े पाए जाते हैं, दिख भी रहे हैं, सबको भी पता है, जो शंकु के आकार के होते हैं। यह बक्ष गुहा में स्थित होते हैं। किसको? बक्ष गुहा, यानी कि इसके ऊपर की जो स्थिति है वो बक्ष गुहा कहलाती है, इसके नीचे की उदर गुहा। उदर गुहा ये वाला, बक्ष गुहा ये ऊपर वाला, ठीक है। फेफड़ों पर प्लूरल कला यानी कि एक झिल्ली पाई जाती है, फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बहुत ही महीन यानी पतला आवरण होता है। दाहिना फेफड़ा, यहाँ पे याद रखना, दाहिना जो राइट साइड का जो फेफड़ा है आपका, ये वाला, ये राइट है और ये लेफ्ट है। दाहिना फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। दिखाई भी दे रहा होगा डायग्राम में कि राइट साइड का फेफड़ा थोड़ा बड़ा है, परंतु बड़ा तथा चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में थोड़ा छोटा होता है, यानी कि लेंथ वाइज थोड़ा छोटा होता है। फेफड़े तंतुपट यानी कि डायफ्राम पर उभरे हुए हिस्से पर चिपका रहता है, जिसे फेफड़े का आधार कहते हैं, जो फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। और फेफड़े का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एक शंकु के आकार का होता है, इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ फेफड़ों से संबंधित जानकारी थी जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछी जाएंगी। और इसके बाद का जो दूसरा लेक्चर रहेगा उसमें हम वो जैव रासायनिक अभिक्रिया को कवर करेंगे जिसके द्वारा आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बन रही है। तो यहाँ पे हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा? बाह्य शोषण। अंतः शोषण जो रहेगा वो अगले लेक्चर में। ऐसा नहीं कि अंतः शोषण पढ़ते समय बाह्य शोषण रिवाइज नहीं करेंगे, तो सबसे पहले अपन बाह्य शोषण को रिवाइज करेंगे, फिर अंतः शोषण पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर भी करें और लोगों से इसके बारे में चर्चा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे प्रमोट भी करें, ठीक है। इससे संबंधित PDF नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।